गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग, थोड़ी देर से लाइव हुए। और एक्चुअली आज शायद कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ विच मैं आप लोगों के मैसेजेस बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। पता नहीं आप लोग मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो एनीवेज, अगर नहीं देख पा रहे हैं, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो मोमेंट्री है और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे आगे। चूंकि आज मैं आपके डाउट्स नहीं देख पा रहा हूं, आपके क्वेश्चंस, आपके चैट मैसेजेस नहीं देख पा रहा हूं। और यकीन करिए कि चैट हमने बंद नहीं करवाया है। मैंने कल भी कहा था कि चैट चलता रहेगा, और चैट इसलिए चलता रहेगा क्योंकि चैट ही एकमात्र जरिया है जिसके थ्रू बच्चे मुझ तक कनेक्ट हो पाते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ पाते हैं। तो चैट मेरी तरफ से ऑन है, टीम की तरफ से ऑन है। कुछ टेक्निकल स्नैग है जिसकी वजह से हम चैट नहीं देख पा रहे हैं। आज दिन में ये रिजॉल्व हो जाएगा। वीडियो आप में से अगर किसी को नहीं मिल रहा है, जैसे मुझे चैट नहीं मिल रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो ना मिल रहा हो, तो एकदम परेशान मत होइएगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। एक बार इस क्लास को देख लीजिएगा और देखने के बाद फिर आप इस पे जो भी डाउट होगा, एक दिन हम लोग आधे घंटे का टाइम सेट असाइड कर लेंगे और इस पर जो भी डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हैविंग सेड दैट, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे अच्छी और जो जरूरी बात है वो है कि अब हम लोग एक नए महीने में एंटर कर चुके हैं और ये सेकंड लास्ट मंथ है इस साल का। अब एग्जैक्टली आज के दिन को इंक्लूड कर लीजिए तो 61 डेज बचे हुए हैं और बीच में दिवाली आ रही है, छठ आ रहा है, क्रिसमस आएगा, तो इन सबको इंक्लूड कर लीजिए। तो इन 61 डेज में से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि 54-55 डेज आप अपने रूटीन, अपने प्लान पर कायम रहें और उस हिसाब से अपनी स्टडी को सही ट्रैक पर लेके चलें। हमारे साइंस टेक का ये सेशन 17 है और इस सेशन 17 में हम देखने जा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी को। नैनो की कोई प्रमाणिक हिंदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं की है, इसीलिए इसको पीआईबी और दूसरे जितने भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वहां पे इसको नैनो प्रौद्योगिकी और नैनो अनुसंधान के द्वारा ही जाना जाता है। नैनो की कोई हिंदी गवर्नमेंट ने भी रिलीज नहीं की है। हालांकि लिटरेचर के लेवल पे आप कई तरीके से इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती का ट्रांसलेशन होगा, वो काम का ट्रांसलेशन होगा नहीं, तो उसमें हम लोग जाते नहीं हैं। अब देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, दैट इज व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। और थोड़ा सा समय बचाने के लिए, और चूंकि आप भी नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ, तो इसको अब हम लोग ऐसे कहेंगे एन और स्मॉल टी। तो जहां भी अब एन और स्मॉल टी लिखेंगे तो उसका मतलब है नैनो टेक्नोलॉजी होगा, और जहां भी हम एन एम लिखेंगे इसका मतलब है नैनो मटेरियल। ओके, तो अपनी बाकी के डिस्कशन में हम लोग जहां भी नैनो टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो एन टी लिखेंगे, और जहां भी हम लोग नैनो मटेरियल लिखेंगे वहां पे एन एम लिखेंगे, ताकि लिखने में ज्यादा समय न निकले। लेकिन एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आप पूरा का पूरा नैनो टेक्नोलॉजी लिखेंगे, पूरा का पूरा नैनो मटेरियल लिखेंगे। नैनो मटेरियल का हिंदी नैनो पदार्थ हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि नैनो मटेरियल्स की खासियत क्या होती है, नैनो मटेरियल की यूनिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसकी वजह से इन नैनो मटेरियल में लोगों की इतनी दिलचस्पी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये बहुत तेजी से डेवलप हो रहा एक फील्ड क्यों बना हुआ है ये। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट होगा हमारा वो होगा नैनो मटेरियल के जो विशिष्ट गुण हैं,
स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल। तो अब हम नैनो मटेरियल को शॉर्ट में लिख रहे हैं NM। और यहीं पे हम देखेंगे कि स्पेशल प्रॉपर्टी का आधार क्या है। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी का आधार क्या है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। नैनो मटेरियल को कई तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, तो वो भी देखना जरूरी होगा और मेरे साथ आप लिखते रहेंगे। फोर्थ जो होगा वो होगा नैनो मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग, कि नैनो मटेरियल अगर इतने अच्छे हैं, इनसे कई तरह के फायदे मिलते हैं और ये इतने छोटे हैं कि आप आंख तो छोड़ दीजिए, आपके अच्छे वाले माइक्रोस्कोप भी काम नहीं करते। कुछ खास तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं जिनसे कि आप नैनो मटेरियल को देख पाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी हो जाता है फिर कि ये जो हमारे नैनो मटेरियल हैं, इनको बनाने की भी उस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो नैनो मटेरियल का उत्पादन कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे थोड़े से इसकी हिस्ट्री में। चाहते तो हिस्ट्री पहले भी कर सकते थे, लेकिन बोर नहीं करना चाह रहे थे आप। टेक्नोलॉजी है तो पहले हम लोग टेक्नोलॉजी पे फोकस कर लें, लेकिन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानना जरूरी है। और लास्ट में हम लोग इसका देखेंगे एप्लीकेशंस, दैट इज अनुप्रयोग। और एक और चीज कि इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या मिशंस हैं, उसकी चर्चा हमारे आज के PDF नोट्स में भी होगी। तो आज के बोर्ड वर्क के साथ साथ एक PDF नोट भी होगा, इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग। तो उस PDF में आप डिटेल में देखेंगे कि इंडिया के नैनो मिशन को लेकर के भी उसकी चर्चा है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करके और ये देख लेते कि हमने कैसे इस टॉपिक को डिवाइड किया है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी से जो बनते हुए नैनो मटेरियल हैं, तो उनके विशिष्ट गुण क्या होते हैं, उनकी वो क्या खासियतें हैं जिसकी वजह से उसमें लोगों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर हम देखेंगे कि इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, किस किस तरीके के नैनो मटेरियल होते हैं। फिर देखेंगे कि इनको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। और उसके बाद जाकर के हम देखेंगे छोटे में इसका हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है वगैरह, और फिर इसके एप्लीकेशन एरियाज को देखेंगे। तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट पिलर। फर्स्ट पिलर है इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। ये एकदम किताब की टाइटल नहीं लग रही? नैनो टेक्नोलॉजी एक परिचय, हिंदी वाली। इंग्लिश वाली तो ऐसी ही लग रही है, हिंदी वाली मैं लिख सकता था नैनो टेक्नोलॉजी का परिचय, लेकिन मैंने सोचा कि एक किताब की टाइटल की तरह लिखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी एक परिचय। तो ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी एक परिचय में सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि नैनो टेक्नोलॉजी साइंस का एक इंटीग्रेटेड फील्ड है। ये वो इंटीग्रेटेड फील्ड है जहां पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग और साथ ही साथ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, साथ ही साथ क्वांटम फिजिक्स और फिर मॉडर्न इंजीनियरिंग, ये सब एक जगह ब्लेंड होते हैं। तो वो फील्ड नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक इंटीग्रेटेड, मतलब कि समेकित फील्ड है, एक समेकित क्षेत्र है। अब समेकित क्यों है, ये इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें
फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। जो ट्रेडिशनल फिजिक्स है वो तो है ही, साथ ही साथ क्वांटम फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री भी शामिल है, इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग भी शामिल है कि किसी चीज को मैथमेटिक्स के जरिए आप एनालाइज करते हैं और उसके बारे में आप प्रिडिक्शन करते हैं, उसके बारे में आप कुछ इस तरह की प्रिडिक्शन करते हैं कि इसके ये गुण होने चाहिए, इसका टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इसकी कंडक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए। तो आप मैथमेटिकल मॉडलिंग भी करते हैं और प्लस जो है यहां पर इंजीनियरिंग के भी फील्ड का उपयोग है। तो ये तो एक इंटीग्रेटेड फील्ड हो गया, क्योंकि इसमें जो है इन सब का समावेश है। दैट इज इन सब का इंटीग्रेशन। अब आ जाते हैं कि इस क्षेत्र में हम लोग करते क्या हैं। ठीक है कि ये एक इंटीग्रेटेड क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में हम करते क्या हैं, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, इसके जो उद्देश्य हैं वो सबसे पहला है नैनो मटेरियल का अध्ययन एवं उन पर रिसर्च। स्टडी एंड रिसर्च ऑफ नैनो मटेरियल। आज मैसेज नहीं देख पा रहे हैं, सो मैं थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहा हूं, लेकिन आई होप कि बस आज भर की बात है, कल से वी विल बी बैक टू नॉर्मल। अभी तक सोचो हमें और तुम्हें कितनी बात हो चुकी होती। आई जस्ट होप कि आप में से कई लोग ये देख पा रहे होंगे, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग नहीं देख पा रहे होंगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन देखते समय भी आप ये चीज़ याद रखिएगा कि मैं आज की इस क्लास में अकेला महसूस कर रहा था। तो सबसे पहली बात क्या है कि इस फील्ड में नैनो मटेरियल्स को लेकर के, ठीक है, उन पर हम स्टडी करते हैं, उनकी रिसर्च करते हैं, वगैरह वगैरह। देन वी कम टू पॉइंट नंबर 2 कि इसके अलावा हम क्या करते हैं यहां पे। नए नैनो मटेरियल का विकास, मींस डेवलपिंग न्यू नैनो मटेरियल्स। तीसरा, नैनो मटेरियल तथा बल्क मटेरियल का समावेश। बल्क मटेरियल क्या है बताते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ नैनो मटेरियल एंड बल्क मटेरियल। बल्क मटेरियल वो सारा मटेरियल है जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बल्क मटेरियल वो सारा मटेरियल है जिसको नॉर्मल फिजिक्स, नॉर्मल केमिस्ट्री के टूल्स के साथ स्टडी की जा सकती है, एनालाइज की जा सकती है, और इतना ही नहीं बल्कि नॉर्मल इंजीनियरिंग टूल्स के साथ उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये सब कुछ बल्क मटेरियल है, ठीक है। तो नॉर्मली जो कुछ भी आज की डेट में इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो बल्क मटेरियल टेक्नोलॉजी से ही प्रोड्यूस हो रहा है। हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड बढ़ रहा है, लेकिन आज की डेट में भी अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में बल्क मटेरियल का बोलबाला बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं। तो नैनो टेक्नोलॉजी को हमने डिफाइन कर दिया।
आगे चलने के पहले अगले वाले पे हम नैनो मटेरियल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक इंटीग्रेटेड ब्रांच है, एक इंटीग्रेटेड क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य होता है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल का अध्ययन और उन पर रिसर्च करना। दूसरा, नए नैनो मटेरियल को डेवलप करना। और तीसरा, नैनो मटेरियल और बल्क मटेरियल को इंटीग्रेट करना सो दैट कि बल्क मटेरियल की गुणवत्ता बढ़ जाए। अब मिसाल के तौर पे ऐसे कपड़े आ चुके हैं, बल्कि एक टी शर्ट मैंने ऐसा खरीदा है जिसमें जिंक ऑक्साइड का नैनो मटेरियल यूज होता है, जिससे कि वो बहुत बेहतरीन सन स्क्रीन का काम करता है कि जिस बॉडी के जिस पार्ट पे आप पहने हुए हैं वहां पे आपको कोई भी सन के अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर का डर नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए खरीदा कि ये कैसा मटेरियल है, पहनने में कैसा महसूस होता है। तो ये क्या है कि जो नॉर्मल कपड़ा है, जो नॉर्मल फैब्रिक है, वो आपका बल्क मटेरियल है, लेकिन उस पर जिंक ऑक्साइड की कोटिंग की गई है, जिंक ऑक्साइड से उसको ट्रीट किया गया है, वो नैनो मटेरियल है। और इस तरह से बना क्या है, इस तरह से एक नैनो फैब्रिक बना है। तो ये एक इंटीग्रेशन। और दूसरी तरफ फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल मॉडलिंग और इंजीनियरिंग के इंटीग्रेशन से ये फील्ड बना है। एक बार हट जाते हैं, आप लोगों को अगर कुछ लिखना है तो जल्दी से इसको पूरा कर लीजिए और फिर हम लोग आगे चलेंगे। आई होप कि आप मेरे साथ लिख रहे थे तो हो ही गया होगा। अब हम आते हैं दूसरा, कि नैनो स्केल क्या होता है। तो कोई भी मटेरियल नैनो स्केल मटेरियल तब कहलाएगा जब उसका डायमेंशन 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। तो नैनो स्केल का मतलब है डायमेंशन बिटवीन 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, ठीक है। किसी एक आयाम की आयाम का आकार कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। किसी एक आयाम का मतलब क्या है, हो सकता है कि उसकी लेंथ 1 से 100 नैनोमीटर के बीच हो सकता है कि उसकी विड्थ 1 से 100 नैनोमीटर के बीच हो, या हो सकता है कि उसकी थिकनेस 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हो। मिसाल के तौर पे आजकल जितने मॉडर्न ग्लासेस आते हैं मोबाइल फोन के डिस्प्ले के, तो वो सब नैनो मटेरियल कोटेड होते हैं, वो सब के सब नैनो मटेरियल कोटेड होते हैं। इसकी वजह से बहुत जबरदस्त उनकी रिस्पॉन्सिवनेस होती है, बहुत जबरदस्त उनकी रेजिस्टेंस होती है स्क्रैचेस वगैरह के प्रति। अब क्या है कि जो नैनो मटेरियल उसके ऊपर कोट हुआ है, ना तो उसकी लंबाई है नैनो स्केल में, ना तो उसकी चौड़ाई है नैनो स्केल में। उसकी लंबाई और चौड़ाई उतनी ही है जितनी कि वो मोबाइल फोन का स्क्रीन है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही नैनो स्केल में नहीं है, लेकिन उसकी मोटाई जो है वो नैनो स्केल में है। वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच की मोटाई है, वो आपको दिखाता है कि वो नैनो मटेरियल है। इसी तरह से कॉटन के फाइबर पे अगर जिंक ऑक्साइड की एक लेयर लगी हुई है, तो कॉटन का फाइबर जितना लंबा है, जिंक ऑक्साइड का लेयर भी उतना ही लंबा है। कॉटन फाइबर की जितनी सरकमफेरेंस है, जिंक फाइबर की भी सरकमफेरेंस उतनी ही होगी। तो लंबाई और चौड़ाई इस केस में भी नैनो स्केल में नहीं है, लेकिन उस कोट की जो परत है, उस कोट की परत की मोटाई है नैनो स्केल में, इसलिए वो भी नैनो मटेरियल है। तो कोई भी मटेरियल नैनो स्केल मटेरियल तब कहला जाएगा जब उसके लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में से कोई एक डायमेंशन नैनो स्केल पे हो, और वो नैनो स्केल कहलाएगा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का। अब हम आते हैं कि नैनो का मतलब क्या। 10⁻⁹ अगर हम बोलें तो 10⁻⁹ 10 to the power minus 9 तो 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 10 to the power minus
1 बिलियंथ पार्ट ऑफ 1, तो वो हुआ नैनो। ठीक है, 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ 1। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो ये होगा 1/10⁹ ठीक है। अगर हिंदी में इसको लिखें तो 1 का 100 करोड़वां हिस्सा। अब आप इमेजिन करके देखो कि 1 का 100 करोड़वां हिस्सा नैनो कहलाता है, और अगर मान लो कि वो 100 नैनोमीटर का भी है, जो नैनो स्केल की अधिकतम सीमा है, तो भी वो 1 का करोड़वां हिस्सा होगा। इमेजिन करके देखो कि 1 मीटर का करोड़वां हिस्सा कितना छोटा होगा। वो है मैक्सिमम नैनो स्केल। ठीक है, और 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा जो है, ठीक है ना, 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा जो है वो है 1 नैनोमीटर। अब आप इमेजिन करके देखिए कि नैनोमीटर कितना छोटा साइज कहलाता है। तो 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ 1 या 1/10⁹, ये बहुत अच्छे से 10⁹ दिख नहीं रहा है, मतलब ये इसको छोटा होना चाहिए ना। हाँ, अब ठीक है। तो 1/10⁹ या 1 का 100 करोड़वां हिस्सा ये होता है नैनो स्केल। ठीक है, तो नैनो स्केल समझ लिया, नैनो समझ लिया। अब आ जाते हैं नैनो मटेरियल। A material of nanoscale size. नैनोस्केल की रेंज में आकार वाला पदार्थ। तो ये है नैनो मटेरियल। ये नैनो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी परिभाषा यही होगी कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल अगर जो वो नैनो स्केल पर है तो वो नैनो मटेरियल कहलाएगा, और इसका कोई एक डायमेंशन, ठीक है, किसी भी एक आयाम के स्तर पर, ठीक है, एट द लेवल ऑफ एनी वन डायमेंशन। आई होप ये समझ में आ गया। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो स्केल क्या है, नैनो मटेरियल क्या है। अब आप लोग इसको कंप्लीट करिए, मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं, और अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे श्रेणी में। आई होप कि हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा इंट्रो वाला पार्ट अब समाप्त हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट अब हमारा खत्म हो गया। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, और इस सिलसिले में हमने नैनो स्केल और नैनो मटेरियल को समझ लिया। अब हमारा सेकंड है नैनो मटेरियल के विशिष्ट गुण, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल के विशिष्ट गुण, तो ये देखा गया है, और यही नैनो मटेरियल को काफी अट्रैक्टिव बनाता है, काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। और वो ये चीज है कि जो नैनो मटेरियल हमारे हैं वो काफी बल्क मटेरियल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा
उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अलग होने का जो मेन रीजन है वो दो हैं। पहला तो ये है कि नैनो स्केल पे किसी भी मटेरियल का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा ये है कि नैनो स्केल पे मटेरियल के क्वांटम फिनोमेना दिखने लगते हैं। जब साइज बहुत छोटा हो जाता है तो बहुत सारे क्वांटम प्रॉपर्टीज जो हैं वो दिखने लगती हैं। क्वांटम प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो मोर और लेस एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे जाने पे फिर दर्शित होते हैं, जो दिखने लगते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्वांटम प्रॉपर्टीज। याद करो, हमने न्यूक्लियर साइंस में एक छोटी सी बात की थी, और वो आपको दिखाता है कि बहुत छोटे स्केल पे चीजें कितनी बदल जाती हैं। जब हम लोग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हमारी बात हुई थी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर प्रोटॉन प्रोटॉन को अनाकर्षित क्यों नहीं करता, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल क्यों नहीं करता? तो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल या अनाकर्षित इसलिए नहीं करता क्योंकि उतने छोटे लेवल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के ऊपर जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो बहुत भारी पड़ते हैं। नॉर्मल लेवल पे, बल्क मटेरियल के लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बड़े इंपॉर्टेंट फोर्स दिखते हैं। कभी ड्राई हेयर में प्लास्टिक के कंघे से आप ब्रश करके और उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े उठा लोगे, वो क्या है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। लेकिन वही इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से अनाकर्षित नहीं कर सकता, उनको एक दूसरे से रिपेल नहीं कर सकता। और क्यों नहीं रिपेल कर सकता? स्टोरी बहुत सिंपल है। इसलिए नहीं क्योंकि उतने छोटे स्केल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बहुत 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 कई मिलियन गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो होता है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, राइट। और कहा जाता है कि हमारे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसके द्वारा प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के साथ काफी संगठित होते हैं। तो इसी तरह से जब बहुत छोटे लेवल के साइज पे जाओगे तो मटेरियल के क्वांटम प्रॉपर्टीज दर्शित होने लगते हैं, क्वांटम प्रॉपर्टीज दिखने लगती हैं, और उसकी वजह से उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। कुछ हद तक केमिकल प्रॉपर्टी बदलने का एक और रीजन है, और वो रीजन होता है कि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। कई मेडिसिन ऐसे होते हैं जो टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं, और सिरप के फॉर्म में आते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि टैबलेट का जो असर होता है वो कैप्सूल से थोड़ा धीमा होता है, और कैप्सूल का जो असर होता है वो सिरप से धीमा होता है। उसका रीजन ये है कि कैप्सूल में उसी मेडिसिन का पाउडर भरा होता है, तो पाउडर का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से वो एकदम यूं डिसॉल्व हो जाता है आपके बॉडी में जाकर। और सिरप में वही मेडिसिन, सिरप का जो बेस होगा वाटर हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो वही मेडिसिन सिरप के बेस में वो सॉल्यूट के रूप में घुला पड़ा है, और सॉल्यूट का आकार नैनो आकार होता है। तो जब आप सिरप पीते हैं तो जो मेडिसिन के मॉलिक्यूल होते हैं वो और भी ज्यादा तेजी से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो किसी भी मटेरियल की अभिक्रियाशीलता, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, किसी भी मटेरियल की। अगर आप एक कैप्सूल को कोशिश करें कि एक कैप्सूल नहीं, टैबलेट को, कि एक पूरे टैबलेट को यूं ही पानी के साथ आप खा जाएं, और अगर आप उस टैबलेट को पीस देते हैं और तब आप खाते हैं, तो आप देखिएगा कि सेम टैबलेट से आपको ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, और चूंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है तो ये बट ऑब्वियस है कि अब वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांटोगे तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहे, लेकिन उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है, ये दो रीजन होते हैं क्यों नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अलग होती हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, क्या नैनो मटेरियल के यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वो
भौतिक गुण भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज भी, जिसको हम कहते हैं रासायनिक गुण। तो ये दोनों ही गुण बदल जाते हैं। अब किस तरह से बदलते हैं वो हम जरा देख लेते हैं। भौतिक गुण में जो आप चेंज देखोगे, ऑप्टिक प्रॉपर्टीज में चेंज होती हैं। ऑप्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि प्रकाश को वो कैसे हैंडल करता है, लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करता है, लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे लाइट को एमिट करता है, वगैरह वगैरह। तो इसको हम प्रकाशीय गुण कहते हैं। तो आप देखोगे कि नैनो लेवल पे मटेरियल का कलर बदल जाएगा, नैनो लेवल पे मटेरियल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रकाशीय गुण। डन। तो ये गुण जो हैं बदल जाते हैं। इसी तरह से आप देखोगे कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बदल जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है ऊष्मा चालकता, वो भी बदल जाती है। ज्यादातर मटेरियल की ऊष्मा चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मेरे साथ ही लिखते रहिएगा आप लोग। मतलब कि इसकी विद्युत चालकता बदल जाती है, अक्सर विद्युत चालकता बढ़ जाती है इसकी। सेम मटेरियल नैनो लेवल पे जाएगा तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। क्या आप सोचेंगे कि पेंसिल के अंदर जो काली वाली लीड होती है, पेंसिल के अंदर जो काली वाली लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं होता। फॉर दैट मैटर ग्रेफाइट हीट का भी कंडक्टर नहीं होता। लेकिन जब उसी कार्बन को, ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है, उसी कार्बन को जब आप नैनो स्केल पर लेकर आओगे तो एक मटेरियल होता है ग्राफीन। तो ग्राफीन के लेवल पे आप देखेंगे कि वो बहुत बेहतरीन ऊष्मा चालक है, हीट का कंडक्टिंग एजेंट है, और वो उतना ही बेहतरीन वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टिंग एजेंट है, जो कि कार्बन के किसी दूसरे रूप में आप नहीं देखते हैं। कार्बन का एक रूप प्योर कोल भी हो सकता है, प्योर कोयला, हीट के कंडक्टेंस से, थर्मल कंडक्टेंस से कहीं कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से कार्बन का एक दूसरा रूप होता है जिसको हम कहते हैं डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल लचीलापन नहीं होता, और हीट के कंडक्टिविटी से और थर्मल का और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ग्राफीन चंद बेहतरीन हीट और इलेक्ट्रिक कंडक्टर मटेरियल में से एक है, तो उसमें चेंज हो जाती है। फिर अब देखते क्या है कि इसकी इलास्टिसिटी वगैरह में चेंज होती है। इसके स्ट्रेंथ में चेंज होती है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये कितना शक्तिशाली मटेरियल है। ठीक है, ये कितना प्रत्यास्थ मटेरियल है, मतलब कितनी इलास्टिसिटी है। ये सारे गुणों में नैनो स्केल के लेवल पर चेंज आ जाते हैं। रासायनिक गुणों में मुख्यतः अभिक्रियाशीलता, मतलब रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है। अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सब कुछ आ रहा है तो अब आप इसको कंप्लीट कर लें।
कुछ एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। अब हम आ गए एग्जाम्पल्स पे। नैनो स्केल पर गोल्ड जो है वो डीप पर्पल कलर का दिखने लगता है या रेड कलर का दिखने लगता है। नैनो स्केल पे अगर आप गोल्ड की बात करोगे, और सिल्वर जो है वो येलो या ऑरेंज कलर का दिखेगा। नैनो स्केल पे जो व्हाइट मेटल है वो येलो या ऑरेंज कलर का दिखेगा, ये आप देखते हो। इसी तरह से कार्बन नैनो मटेरियल की अगर हम बात करें, कार्बन नैनो मटेरियल की, तो ये जो कार्बन का नैनो मटेरियल है ये हो जाता है स्ट्रॉन्गर देन स्टील। स्टील से भी ज्यादा मजबूत। दूसरा, मोर फ्लेक्सिबल देन रबर। ठीक है, रबर से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल, सोच के देखो, रबर से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल देन रबर। रबर से भी अधिक लचीला। इतना ही नहीं, 1000 टाइम्स मोर कंडक्टिव देन कॉपर। कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा। सो तांबे से 1000 टाइम, 1000x अधिक विद्युत चालकता। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बहुत क्लियरली बताते हैं कि कैसे इनके गुण बदल जाते हैं और गुणों के बदलने का रीजन क्या है। ठीक है, दो रीजन है। चलो इसको पहले कंप्लीट करो। आज अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं बोल सकता कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो मैं अपने अंदाज से आपको टाइम दे रहा हूं कि इतने में तो आप लोग लिख ही लोगे, क्योंकि मुझे चैट किसी का दिख नहीं रहा। चलो अब इसके रीजंस पे जाते हैं, इसके कारणों पर जाते हैं। रीजंस, पहला क्या है? वास्टली इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सतह के क्षेत्रफल में बहुत अधिक वृद्धि। ठीक है, सतह के क्षेत्रफल में बहुत अधिक वृद्धि। और दूसरा क्या? डिस्प्ले ऑफ क्वांटम प्रॉपर्टीज ऑफ
matters. पदार्थ के क्वांटम गुणों का प्रदर्शन। हर मटेरियल बल्क लेवल पे एक तरह के गुणों को दर्शाएगा जिससे कि हम और आप काफी ज्यादा परिचित होंगे, और क्वांटम लेवल पे ये दूसरे सेट ऑफ गुणों का प्रदर्शन करेगा। तो यहां पे क्या होता है कि जब वो मटेरियल बहुत छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा, तो वो अब हो सकता है कि वो प्रकाश को अलग तरीके से एब्जॉर्ब करे, और फिर जो प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करेगा वो अलग तरीके से, उसकी वजह से उसका कलर बदल जाएगा। इसी तरह से अब वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को एक अलग तरीके से संचालित करेगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक अलग तरीके से संचालित हो रहा है तो उसकी विद्युत चालकता जो है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, वो कुछ और हो चुकी होगी। हो सकता है कि हीट के लिए वो बड़ा कंड्यूसिव हो जाए, हो सकता है कि उसमें अब एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा हो कि वो बहुत लचीला हो गया, लेकिन लचीला होने के बावजूद अगर आप चाहेंगे कि उसको यूं फाड़ दें तो वो होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से उस लेवल पे इसके बहुत सारे गुणों में परिवर्तन आ जाते हैं। तो पदार्थों के क्वांटम गुण वो गुण होते हैं जब वो पदार्थ के अणु या परमाणु स्तर के आकार पर दर्शित होते हैं, तो उनको हम पदार्थों के क्वांटम गुण कहते हैं। तो आप ये एक बार डिक्टेशन इसके नीचे लिख लीजिए, पहले मैं हिंदी में लिखवाता हूं फिर इंग्लिश में लिखवाऊंगा। आप ये लिख लीजिए, पदार्थों के क्वांटम गुण, पदार्थों के क्वांटम गुण से उन गुणों का संदर्भ है, पदार्थों के क्वांटम गुण से उन गुणों का संदर्भ है जो पदार्थ के आणविक या परमाणु आकार, जो पदार्थ के आणविक या परमाणु आकार पर दर्शित होते हैं, जो पदार्थ के आणविक या परमाणु आकार पर दर्शित होते हैं। अब इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको डिक्टेट कर देता हूं। क्वांटम प्रॉपर्टीज मीन, quantum properties mean the properties which will be displayed. Quantum properties mean the properties which will be displayed, the properties which will be displayed when the matter is at molecular or atomic size. When the matter is at, when the matter is at molecular or atomic size, molecular or atomic size. ठीक है, तो क्वांटम गुण वो हो गए, और सतह के क्षेत्रफल में बहुत अधिक वृद्धि। इसका एक हम डेमो देते हैं और आप समझ जाएंगे कि हम क्या मीन कर रहे हैं सतह के क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा वृद्धि से। सबसे पहले हम एक क्यूब बना रहे हैं, ठीक है, ये एक हमारा क्यूब, ठीक है। क्यूब की हाइट लंबाई और चौड़ाई सब के सब क्या है, 1 मीटर है। तो ये हो गया हमारा क्यूब, ठीक है। और इस क्यूब का वॉल्यूम जो है, राइट, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, इस क्यूब का वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो इट मींस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, जिसको हम कहते हैं 1 घन मीटर। तो ये 1 घन मीटर का इसका आयतन हो गया। अब जरा हम देखते हैं कि इसका सरफेस एरिया क्या है।
सतह का क्षेत्रफल। अब क्यूब के कितने फेस होते हैं? क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं। तो क्यूब के 6 फेस, हर फेस का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 स्क्वायर मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल इज लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है। और ऐसे 6 सरफेस हैं, किसी भी क्यूब के 6 सतह हैं, तो सबका 1-1 स्क्वायर मीटर हुआ, तो टोटल सतह का क्षेत्रफल कितना हुआ? 6 स्क्वायर मीटर, है ना। तो सतह का क्षेत्रफल हो गया 6 फेसेस मल्टीप्लाइड बाई 1 into 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर मीटर। ये हो गया सतह का क्षेत्रफल। ठीक है। तो हमने इस क्यूब का क्या निकाला? हमने इस क्यूब का अभी वॉल्यूम निकाल लिया और सरफेस एरिया निकाल लिया। अब जरा हम देखते हैं कि इस क्यूब को 2 टुकड़ों में काट करके क्या नतीजा मिलता है हमें। ठीक है। तो इस क्यूब को अब हमने 2 टुकड़ों में काट लिया। इस क्यूब को क्या किया हमने? 2 टुकड़ों में काट लिया है इस क्यूब को। ठीक है। अब देखो, इस क्यूब को 2 टुकड़ों में काटा, तो ये रहा एक टुकड़ा, और ये रहा दूसरा टुकड़ा। ठीक है। अब ये 2 टुकड़ों में ये क्यूब कट गया। अब गौर से देखो, लंबाई आज भी 1 मीटर है, ऊंचाई आज भी 1 मीटर है, चौड़ाई जो थी वो कितनी हो गई? आधी मीटर, और इसकी चौड़ाई भी हो गई हाफ मीटर, है ना। ऊंचाई आज भी 1 मीटर है और ये वाला भी 1 मीटर है। करेक्ट। जरा सरफेस एरिया को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हमने ये कहा कि किसी भी चीज को काटोगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आप जानते हो सरफेस एरिया क्यों बढ़ा? सरफेस एरिया इसलिए बढ़ा कि काटने के बाद एक नया सरफेस एक्सपोज हो गया। काटने के बाद एक नया सरफेस एक्सपोज हो गया है, ये वाला पार्ट। ठीक है। जो कि पहले एक्सपोज नहीं था, जिसकी वजह से ये सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि ये कितना बढ़ा। चलो इस वाले सरफेस की पहले एरिया लेते हैं। किस सरफेस की एरिया लेते हैं? इसको मैं येलो से टिक कर रहा हूं। देखो, इस सरफेस की एरिया लेते हैं। तो ये हो गया 1 मीटर और ये हो गया हाफ मीटर। तो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई हाफ मीटर, ये एक हुआ। और ऐसे कितने सरफेस है यहां पे? ऐसे 2 सरफेस है, एक यहां और एक इसके पीछे। ठीक है। एक यहां है और एक इसके पीछे है। तो ये कितना हुआ? ये हाफ मीटर हुआ, हाफ मीटर स्क्वायर। और चूंकि ऐसे 2 सरफेस एरिया हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ऐसे 2 सरफेस एरिया मिल गए आपको। अब इसको छोड़ा हमने, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। ये हमारा हो गया, तो इसको सिर्फ ऐसे टिक कर देते हैं। अब हम इस वाले एरिया को देखते हैं, ये वाला जो एरिया जिसका कैलकुलेशन अब करना है हमें। ये देखो, ये कितना है? 1 मीटर, और ये कितना है? हाफ मीटर। बिल्कुल इसकी तरह ये भी
1 मीटर और हाफ मीटर था। ये स्टार वाला जो है 1 मीटर और हाफ मीटर है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1 मीटर और हाफ मीटर इज इक्वल टू हाफ स्क्वायर मीटर। लेकिन ऐसे दो सरफेस हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये भी हो गया 1 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं कौन से सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम कौन से सरफेस पे आ गए, ये वाले सरफेस पे। तो ये हमारा डन है अब। ठीक है, ये डन है, इसको कैलकुलेट कर लिए हम। तो इसको भी हमने टिक कर दिया, और इसको जो है अभी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको स्टार कर दिए। ठीक है, अब देखो, एक सरफेस ये है, 1 × 1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसे दो सरफेस, एक इधर और एक इधर से, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हुआ, 2 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो टोटल कितना हुआ, ये इसका टोटल सरफेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया हुआ। अब सोचो जरा कि ये तो एक है, ये है दूसरे वाला, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा। अभी तुमने इसी को डील किया है, ठीक है, ये वाले को जिसको टिक किया है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, बिल्कुल उतना ही जितना इसका है, बिल्कुल उतना ही जितना कि इसका है, मतलब कि 4 मीटर स्क्वायर बराबर 8 मीटर स्क्वायर। पहले कितना था, 6 मीटर स्क्वायर। तो एक टुकड़े में काटा, आपने देखा कि 6 मीटर स्क्वायर से 8 मीटर स्क्वायर हो गया। एक और टुकड़ा काटो, एक और टुकड़ा काटो, और इसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। नैनो स्केल पे इसका पाउडर बना दो, और तब कल्पना करो कि इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा बढ़ गया। कैन यू इमेजिन कि नैनो स्केल पे ले जाओगे तो इसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। और ये है खूबी नैनो मटेरियल के इंक्रीजिंग सरफेस एरिया का। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, उतनी ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी। आई होप कि ये अब सरफेस एरिया का इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया। जबकि सच पूछो तो वॉल्यूम नहीं बढ़ा। कैसे नहीं बढ़ा, दोनों को चिपका दो, इन दोनों को चिपका दो। आज भी इसकी थिकनेस कितनी है, 1 मीटर है। तो अगर आप देखो, आज भी इसकी वॉल्यूम जो है 1 क्यूबिक मीटर है। तो जब आप किसी भी चीज को बहुत छोटे आकार में काट देते हो, तो टोटल वॉल्यूम उतना ही रहते हुए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ता है जब चीजों को आप छोटे छोटे साइज में काटते हैं, और उसकी वजह से भी नैनो मटेरियल्स की रिएक्टिविटी और दूसरी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। चलो, तो अब हम इसके रीजंस को भी समझ गए हैं, एग्जाम्पल्स भी हमने लिख लिया है। ठीक है, तो रीजंस हमने समझ लिया, इसके पहले हमने एग्जाम्पल्स लिख लिए, और इस तरह से जो है हमारा सेकेंड वाला भी यूनिट अब खत्म होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले पर। एक मिनट रुक जाइए। अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन के मूलतः अगर आप देखो तो दो आधार होते हैं। सबसे पहला तो है कि ये नैनो मटेरियल उत्पन्न कैसे हुआ है, उसके बेसिस पर है, और दूसरा उस नैनो मटेरियल के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो वर्गीकरण के दो आधार होते हैं। दो आधार, टू क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है डेफिनेटली ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है नैनो मटेरियल की
प्रकृति, नेचर ऑफ नैनो मटेरियल। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो फिर हम यहां देखते हैं नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक, या फिर हम देखते हैं मैन मानव जनित। ऑलराइट, और फिर इधर हम देखते हैं कार्बन नैनो पदार्थ, कार्बन नैनो मटेरियल, और दूसरा है अन्य, मींस अदर्स। इसको थोड़ा सा और करीब से देखना पड़ेगा, पहले आप इसको कॉपी करिए। आई होप कि ये हो गया। पहले हम लोग आ जाते हैं नेचुरल में, A1। पहले हम लोग आ गए नेचुरल में। ज्वालामुखी के राख कण, वोल्केनिक ऐश, स्मोक पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं धूम्रकण, तीसरा कई तरह के एरोसोल्स जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं वो। उसके बाद हम आ जाते हैं शरीर के कई जैविक अणु, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी भी मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है हमारे ब्लड को रेड कलर देना, और हमारी ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी करती है तो वो हीमोग्लोबिन के जरिए ही कैरी करती है। फिर दूसरा हो गया एंटीबॉडीज, ज्यादातर प्रोटीन, सारे के सारे नहीं बट मेनी प्रोटीन्स वगैरह। तो ये सब नेचुरल नैनो पार्टिकल्स हैं, नेचर में ये पाए जाते हैं और इसमें ह्यूमन का कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से नेचर में पाए जाएंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो मोर के पंख में जो ब्राइट कलर होते हैं ना, वो कुछ पिगमेंट होते हैं और वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच लाइट बड़े यूनिक तरीके से पास करती है। पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं, नैनो पार्टिकल हैं, और इस तरह से वो अरेंज होते हैं कि उनके बीच से लाइट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे ऐसे निकलती है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि वो बड़ा वाइब्रेंट और बड़ा ब्राइट कलर वो आपको पेश करते हैं। अब हम आ जाते हैं मैन मेड पे। ठीक है, तो जब आप मैन मेड पर आएंगे ना, तो आप देखते क्या है कि दो तरीके के मैन मेड हैं। मैन मेड में जो सबसे पहला है वो ऐसा है कि जो पैसिवली, मतलब हम जानबूझ करके उसको बना नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी ही एक्टिविटीज की वजह से वो बन रहा है। और उसका जो सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है वो है ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से, गाड़ियों के साइलेंसर से जो धुआं निकलता है, उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट जो हैं वो नैनो स्केल के पॉल्यूटेंट होते हैं। जैसे कि बहुत माइन्यूट कण, बहुत माइन्यूट कण,
सल्फर डाइऑक्साइड का स्मोक, ठीक है, ये सब नैनो पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ये हो गया हमारा A2 मैन मेड। मानव जन्य, ठीक है। दो तरह के, पैसिव और दूसरा इंजीनियर्ड। पैसिव का एक्सप्लेनेशन ये है कि ये मानव गतिविधियों से बनते हैं, ठीक है ना, ये मानव गतिविधियों से बनते हैं, पर नैनो टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें। जैसे कि व्हीकल एग्जॉस्ट से सल्फर के जो ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स निकलते हैं वगैरह, तो ये सब नैनो पार्टिकल हैं, लेकिन यहां पर कोई नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, तो दे आर कॉल्ड पैसिव, कि यहां पर कोई एफर्ट, कोई इंजीनियरिंग आपको नहीं करनी पड़ी है, उनको कोई डिजाइन एंड डेवलप नहीं करना पड़ा है, बल्कि वो बस निकल रहे हैं, वो नेचर है उन पार्टिकल्स का वैसा। तो ये हो गया पैसिव, कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज से बनते हैं, दे आर मेड आउट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, बट देयर इज नो यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, मेड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज बट नो नैनोटेक यूज, ठीक है ना, ये हुआ। इंजीनियर्ड का ऐसा है कि ये जो है डिजाइंड एंड डेवलप्ड, इनका पहले डिजाइन बनता है कि अच्छा ये ऐसे बनेगा तो इससे ये फायदे होंगे, ठीक है, और तब नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्वांटम डॉट्स हैं, जिनको इस साल का नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। नैनो मेडिसिन हैं, जो नैनो स्केल के मेडिसिन हैं, जिनको बहुत अच्छे से टारगेट किया जा सकता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। ग्राफीन है वगैरह, ठीक है। यहां पे तो बस एग्जाम्पल ही देना था, तो इतना एग्जाम्पल काफी होगा। तो ये ओरिजिन के बेस पर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल पे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल पे। एक मिनट मैं हट जा रहा हूं यहां से, आप इसको कॉपी कर लें। इसको हिंदी में लिखेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए। सो आई होप कि हो गया होगा ये, है ना। अब हम आते हैं बी पे। बी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, राइट। क्या है नेचर ऑफ द मटेरियल में? सबसे पहला है नैनो मटेरियल ऑफ
कार्बन, जिसको हम कहते हैं कार्बन नैनो मटेरियल। ये है ग्राफीन, दूसरा है फुलरेंस। फुलरेंस के दो प्रकार हैं, कार्बन नैनो ट्यूब और दूसरा है बकीबॉल। तो ग्राफीन जो है बेसिकली ये सब नाम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ग्राफीन की कोई ट्रांसलेशन है या फुलरेंस की कोई फुलरेंस में एक ई भी होगा। तो जय मैं इसको सेट कर देता हूं। फुलरेंस में एक ई भी है। तो ये सब नाम है, ऐसा नहीं है कि फुलरेंस की कोई हिंदी है या बकी बॉल की कोई हिंदी है या कार्बन नैनो ट्यूब की कोई हिंदी है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफीन की बात करते हैं। ग्राफीन कार्बन अणुओं की सिंगल लेयर, ठीक है। और ये जो है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं, उसमें वो विन्यस्त रहते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। पहले आप कार्बन के एटम्स बनाएंगे। कार्बन के एटम्स बन गए, ठीक है। अब इनको कनेक्ट करेंगे आप। ऐसे, ठीक है। अब ये जो है यहां पे कार्बन के एक और एटम से कनेक्टेड होगा। इसको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, उसको हम कहते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो कि कार्बन के नहीं, एक मिनट रुकिए, एक छोटी सी गलती हो रही है यहां पे। ये कार्बन के एटम्स की स्ट्रक्चर है, ना कि कार्बन के अणुओं की स्ट्रक्चर। कार्बन, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये कार्बन के परमाणुओं की सिंगल लेयर की शीट होती है। देख रहे हो, ये एक शीट है और सिंगल लेयर है, और इसको जितना बढ़ाना चाहो पूरे बोर्ड को आप इससे भर सकते हो, ठीक है ना। पूरे बोर्ड को इससे आप भर सकते हो। तो ये हमारा, और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में ये विन्यस्त होते हैं। इसके बाद क्या है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा लचीलापन है। ये बहुत गुड कंडक्टर है किन चीजों का? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। इन दोनों का बहुत बहुत गुड कंडक्टर है ये। लचीलापन भी है, प्लस स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा है। स्ट्रेंथ इज मोर देन स्टील।
ये सब कंडक्टिविटी जो है 1000x कॉपर से भी अधिक है, ठीक है ना। लचीलापन रबर वाला है। तो ये इस तरह का मटेरियल है। 50 तरह के इसके यूज निकाले जा सकते हैं। इससे जिस दिन आप मोबाइल का डिस्प्ले बनाएंगे वो इतनी कम बैटरी में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया इसको, ठीक है। वो है। फिर इसी तरह से अगर आप देखें तो ये इतना फ्लेक्सिबल है कि इसको फोल्ड कर लें, जैसे मर्जी कर लें, इसको कुछ नहीं होगा। तो कल को आप इससे फोल्डेबल स्क्रीन, फोल्डेबल बैटरीज बना लीजिए और ये काम कर रहा होगा। तो बहुत सारे इसके यूज हैं। बस इसके चीप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंतजार है। ये मटेरियल डेवलप्ड है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, लेकिन चीप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की विधि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफीन। अब हम आते हैं फुलरेंस पे कि फुलरेंस क्या भला है। फुलरेंस, तो फुलरेंस जो है ग्राफीन की, वो या तो रोल है या फिर ग्राफीन की बॉल है, ठीक है। अगर ये रोल है तो ये कहलाएगा CNT। तो अब आप देखो कि अगर ये ग्राफीन का रोल है तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो ये ग्राफीन का रोल आपने बना दिया। अगर काफी फुर्सत हो तो आप यहाँ पे कार्बन के एटम्स को भी सजा सकते हैं। हर पॉइंट पे कार्बन का एटम सज जाएगा। और ये हमारा है उसी का बॉल, जिसको आप बकी बॉल के नाम से पुकारेंगे। बकी बॉल में आप मेडिसिन डाल के कैंसर सेल तक एग्जैक्टली टारगेटेड तरीके से पहुंचा सकते हैं। बकी बॉल में कुछ केमिकल्स डाल करके आप पॉल्यूशन का सेंसर बना सकते हैं। बकी बॉल में आप कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल करके और स्पेस में भेज करके देख सकते हैं कि इस तरह का मटेरियल और भी है या नहीं है। तो बकी बॉल के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ऑन दी अदर हैंड कार्बन नैनो ट्यूब को आप मटेरियल साथ मिला करके मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फुलरेंस दो तरह का, कार्बन नैनो ट्यूब, रोल को हम CNT कहेंगे और बॉल को हम बकी बॉल। एक्चुअली इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर बॉल, ठीक है, लेकिन इसको इजी और सिंपल रखने के लिए हम इसको बकी बॉल का नाम देते हैं, ठीक है। आपके नोटबुक में इतना दिख रहा होगा अभी। और दूसरा है अदर नैनो मटेरियल, जो अगले पेज पे देखेंगे। अदर नैनो मटेरियल, इसके लिए अगले पेज पे जाते हैं। इसको आप देख लीजिए कि आपने पूरा लिखा है कि नहीं। डन। अब हम आते हैं अदर मटेरियल पे।
अदर मटेरियल पे जब आप आएंगे, आज काफी सारे पेजेस हमने लिखे हैं। अदर नैनो मटेरियल पे आप आएंगे तो इसके तीन मुख्य प्रकार होते हैं, थ्री मेजर टाइप्स। सबसे पहला होता है मेटल बेस्ड। एग्जाम्पल, कॉपर का बनाया है, गोल्ड का बनाया है, सिल्वर का बनाया है, जिंक का बनाया है, वगैरह वगैरह। टाइटेनियम का बनाया है, सिलिकॉन का बनाया है, तो ये सब है, ठीक है। दूसरा है डेंड्राइमर जिसको कहते हैं, ठीक है। डेंड्रो का मतलब होता है ट्री, डेंड्रॉन का मतलब होता है ट्री, मतलब कि वृक्ष। तो डेंड्राइमर नैनो मटेरियल ऐसे थोड़े दिखते हैं, ठीक है। तो ये डेंड्राइमर नैनो मटेरियल है। देख के लग रहा है कि ये किसी ट्री का डिजाइन है और ये ब्रांच वगैरह निकले हुए हैं, ठीक है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। डेंड्राइमर के तीन पार्ट होते हैं। एक तो इसका कोर होता है, उसके बाद कोर के बाहर एक शेल होता है और उसके बाहर एक आउटर शेल होता है। तो सबसे पहले डेंड्राइमर के बारे में कि ये ब्रांच्ड नैनो मटेरियल होते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ चूंकि ब्रांच है तो एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच यूं कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो सकते हैं और इनको कट करने पर तीन पार्ट दिखते हैं। ये उतना जरूरी नहीं है लेकिन बता देता हूं, कट करने पर इसके तीन पार्ट्स दिखते हैं। सबसे पहले सेंटर में दिखेगा जिसको कहते हैं कोर, फिर दिखेगा एक इनर शेल, और इसके बाहर आपको दिखेगा एक आउटर शेल। तो ये हो गया कोर, ये हो गया इनर शेल और ये हो गया आउटर शेल। और सबसे दिलचस्प बात क्या है डेंड्राइमर्स की, कि ये तीनों हिस्से अलग अलग मटेरियल के बने हो सकते हैं, ठीक है। तो तीनों भाग अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक ही नैनो मटेरियल में तीन तरह के सब्सटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्बन नॉन कार्बन के तीन प्रकार, पहला है मेटल बेस्ड, दूसरा है डेंड्राइमर और तीसरा जिसको हम कहते हैं नैनो कंपोजिट्स, तीसरा जिसको हम कहते हैं नैनो कंपोजिट्स। नैनो कंपोजिट्स का मतलब होता है कि नैनो मटेरियल को बल्क मटेरियल, बीएम का मतलब
बल्क मटेरियल के साथ कंबाइन करना। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि मेरे पास एक टी शर्ट है जो जिंक ऑक्साइड के नैनो मटेरियल से कवर्ड है, तो वो कंपोजिटिंग है। क्यों कंपोजिटिंग है? कंपोजिटिंग इसलिए है कि जो कॉटन का फैब्रिक है वो बल्क मटेरियल है, उसके ऊपर नैनो मटेरियल का हमने एक लेयर लगा दिया। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे कि जैसे नैनो कंपोजिट का दूसरा एग्जांपल अगर आप लें, तो मोबाइल फोन के डिस्प्ले पे जो ग्लासेस होती हैं और ग्लासेस पे जो मेटालिक कोट होता है, तो वो क्या है? नैनो कंपोजिटिंग है कि इसमें बल्क मटेरियल के साथ हम नैनो मटेरियल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते क्या है कि नैनो मटेरियल के इतने सारे प्रकार हैं, डिपेंड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पर वो मैनमेड या नेचुरल हो सकता है। मैनमेड में भी है कि क्या गलती से बन गया है या डिजाइन करके बना है। गलती से बना है तो ठीक है, डिजाइन करके बना है तो उसकी तो जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आते हैं कि बेस्ड ऑन द नेचर, तो सबसे पहले तो कार्बन के नैनो मटेरियल हैं, ग्राफीन और फुलरीन्स। और फुलरीन्स के दो पार्ट, कार्बन नैनो ट्यूब, अगर वो ग्राफीन को ही रोल बना दीजिए, कार्बन नैनो ट्यूब, और बकी बॉल जो कि एक क्लोज्ड बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं किस चीज पे, एक मिनट रुक जाइए। अब हम लोग आ जाते हैं नैनो मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है, हमारा फोर्थ पार्ट है नैनो मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली नैनो मटेरियल का उत्पादन। मेनली इसके दो अप्रोचेस होते हैं, नैनो मटेरियल के उत्पादन के दो अप्रोचेस होते हैं, लेकिन आज की डेट में और भी अप्रोचेस ढूंढ निकाले गए हैं। तो जरा हम उन अप्रोचेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नैनो मटेरियल के, एक मिनट रुकिएगा। तो कौन कौन से नैनो मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक। तो सबसे पहली टेक्निक जिसको हम कहते हैं बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसको आप एटम बाय एटम ऐड करते हुए या मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ऐड करते हुए आप बना रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर बना रहे हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा में या सरस्वती पूजा में जो मिट्टी की प्रतिमा बनती है माँ की, तो कैसे बनती है? जो मूर्तिकार होता है वो साफ सुथरी मिट्टी को लाता है, मिट्टी को गूंथता है और तब उसको जोड़ जोड़ करके वो माँ की प्रतिमा बनाता है। तो वो निचले लेवल से शुरू किया और जोड़ जोड़ करके उसने माँ की प्रतिमा बनाई। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी मंदिर के लिए आप एक स्टोन की प्रतिमा लेते हैं, ठीक है, तो वो जो शिल्पकार होगा, वो जो मूर्तिकार होगा, वो क्या करेगा? एक बड़े संगमरमर के चट्टान को लेगा, है ना, और फिर क्या करेगा कि उसको छेनी से पहले एक शेप देगा और फिर बड़ी बारीकी से उसमें तराशते 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 वो एक प्रतिमा आपको बना करके देगा। तो ये क्या हुआ? टॉप डाउन अप्रोच हुआ कि आप एक बड़ा मटेरियल लेते हैं और उसको तराश तराश के आप छोटा करते 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 नैनो बनाते हैं। तो टॉप डाउन में आप बड़े लेवल से शुरू करके, ठीक है, बल्क मटेरियल से शुरू करके और नैनो को आप बिल्ड करते हैं। और बॉटम अप में आप नैनो के या नैनो से छोटे लेवल पे शुरू करके और एटम बाय एटम उसको जोड़ करके और उसको नैनो मटेरियल बनाते हैं। बॉटम अप का सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट जिसके लिए नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का दिया गया है। और दूसरी तरफ टॉप डाउन में अगर आप देखें तो टॉप डाउन में बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल बनाते हैं। और एक और टेक्निक अब जुड़ गई है, कंपोजिटिंग जिसको कहते हैं। कंपोजिटिंग में बल्क मटेरियल पे नैनो मटेरियल का लेयर दे दो, बल्क मटेरियल के साथ नैनो मटेरियल को मिक्स कर दो, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट कर दिया। और एक चौथा तरीका है जिसको हम कहते हैं सेल्फ असेंबली। बहुत सारे जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं
बहुत सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो उनको एक दूसरे के पास लाओगे तो वो अपने आप वो फिट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ असेंबली, कि वो एक दूसरे के साथ खुद ही असेंबल होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो वो क्या हो गया, सेल्फ असेंबली। तो नैनो मैन्युफैक्चरिंग के 4 प्रकार हैं। और एक ये भी आपको जानना चाहिए कि नैनो मैन्युफैक्चरिंग में नैनो मटेरियल को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको देखने के लिए 2 खास माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। एक को हम कहते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और एक को कहते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये नाम याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले इसके लिए विशेष माइक्रोस्कोप्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप और दूसरा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये 2 माइक्रोस्कोप के बगैर क्वांटम लेवल पे आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और ये रीजन है कि जब तक कि इन खास माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं हुआ था 1980 के दशक में, तब तक नैनो टेक्नोलॉजी एक हकीकत नहीं बनी थी। हालांकि रिचर्ड फाइनमैन ने 1950 के दशक में ये आइडिया दिया था कि बहुत लो लेवल पे जाकर के सब्सटेंसेस ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करेंगे कि उनका एक नया एप्लीकेशन एरिया खुल जाएगा, जो कि बिल्कुल सच था। लेकिन उसको बना पाने के, उसको हासिल कर पाने के टूल्स उस वक्त नहीं थे हमारे पास। वो टूल्स हासिल हुए कब? वो टूल्स हासिल हुए जब आईबीएम के साइंटिस्ट ने ये माइक्रोस्कोप बनाए। इन साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है क्योंकि उन्होंने वो माइक्रोस्कोप बनाए जिससे कि नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड ओपन होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं 4 अप्रोचेस पर। 4 अप्रोचेस। पहला बॉटम अप, एटम बाय एटम या मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। जोड़कर नैनो मटेरियल का निर्माण। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्वांटम डॉट्स, ठीक है, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला। दूसरा टॉप डाउन, बल्क मटेरियल से नैनो मटेरियल का निर्माण। जैसे कि हम सिलिकॉन चिप्स बनाते हैं तो हम सिलिकॉन के बल्क मटेरियल से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको धीरे 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 जो है वो हम नीचे के लेवल पर लेकर के आते हैं। ठीक है, तीसरा है नैनो कॉम्पोजिटिंग। नैनो कंपोजिटिंग में बल्क मटेरियल के साथ
नैनो मटेरियल का सम्मिश्रण। अब जैसे आपके कॉस्मेटिक के क्रीम्स हैं, तो अगर कॉस्मेटिक के क्रीम के बेस को आप बल्क मटेरियल मानते हैं, तो उसमें जो कॉस्मेटिक का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको मिक्स कर दीजिए, वो बड़े अच्छे से आपके स्किन के सेल्स में एब्जॉर्ब होगा। बाकी तो जो स्किन के क्रीम वगैरह हैं वो बस ऐसे ही सरफेस पे रहते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई नैनो मटेरियल है तो आपके सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होगा और आपको एक्चुअली उसका फायदा मिलेगा। तो ये क्या हुआ, बल्क मटेरियल के साथ नैनो को कंपोजिट कर देते हैं, कपड़ों के ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर लग जाती है ना। दीवारों के पेंट के साथ ऐसे मटेरियल मिला दिए जाते हैं कि उस पर दाग धब्बे नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। तो ये है। और लास्ट में है सेल्फ असेंबली। सेल्फ असेंबली, सेल्फ असेंबली नॉर्मली, ठीक है, सेल्फ असेंबली नॉर्मली जैविक अणुओं के केस में होता है। जैसे कि एक प्रोटीन अपने आप दूसरे प्रोटीन से ऐड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन। ठीक है, तो ये सबका ये एक मैन्युफैक्चरिंग के ये 4 अप्रोचेज हैं। और इसके पहले हमने क्या सीखा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए जरूरी है कुछ खास माइक्रोस्कोप्स की। ये देख लीजिए कि आपने ये लिख लिया कि नहीं। हम लोग ऑलमोस्ट अब लास्ट पड़ाव पर हैं, जहां पे थोड़ी सी हिस्ट्री हमें जाननी है, और हिस्ट्री जानने के बाद हम लोग आ जाएंगे सीधा इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में बस कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी एग्जाम्पल आपको खुद याद करना पड़ेगा। एक बार ये देख लीजिए, तो आई होप कि ये हो गया। मैं बोर्ड के सामने से हट गया हूं। अब हम लोग आ जाते हैं 5वें और 6ठे पे, जिसपे बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा और अगले 10 मिनट में आप लोग फ्री होंगे इस क्लास से। अब हमारा आता है 5वां पड़ाव, इसकी हिस्ट्री। तो ये पूरा आइडिया जो आता है, ठीक है ना, ये आइडिया आता है 1959 में। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट थे अमेरिका के, रिचर्ड फाइनमैन। एक बार मैंने आप लोगों को कहा था कि इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा फाइनमैन स्टडी टेक्निक, जहां पे उन्होंने इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि अगर किसी भी चीज को आप कायदे से इंटरनलाइज करना चाहते हैं, तो उसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप अपने लैंग्वेज में उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करिए। जब तक नहीं कीजिएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट रहेगी। तो रिचर्ड फाइनमैन ने 1959 में एक लेक्चर दिया था जिसका नाम था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। ठीक है, रिचर्ड फाइनमैन ने एक टॉक दिया था। ठीक है, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, मीन्स कि आप मटेरियल को तोड़ते तोड़ते जितने निचले हिस्से पे जाएंगे उतनी जगह वहां पर है। आप परेशान ना हो, इतना ही मैटर आपको बहुत ज्यादा काम करके देगा। फाइनमैन साहब को हम फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। हालांकि जब तक कि टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जब तक डेवलप नहीं हुआ था, तब तक जो है ये फील्ड नहीं बन पाया। ठीक है, एंड एक और खास बात है कि फाइनमैन ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल भी नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं
1980 के दशक में। डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, ये किया था आईबीएम के साइंटिस्ट ने। वही आईबीएम जो आज कंप्यूटर और मेन फ्रेम और क्लाउड के लिए फेमस है। तो आईबीएम के दो साइंटिस्ट थे, बिनिंग एंड रोरर। ठीक है, रोरर का एक बार स्पेलिंग देख लूं। अच्छा ठीक है, आईबीएम साइंटिस्ट थे बिनिंग एंड रोरर, जिनको 1986 का नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ये बिनिंग एंड रोरर ने इसको डेवलप किया, और इस डेवलपमेंट के बाद सही कायदे से आप पूछें तो द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्ट। इसके बाद इस फील्ड का कह लीजिए कि कायदे से स्टार्ट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशंस पे, जो कि आप खास तौर पे पीडीएफ में देखेंगे। उसमें चूंकि एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, तो एप्लीकेशन का क्रक्स आप समझ लीजिए, बाकी एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। तो हमारा 6 पार्ट है एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, राइट। ये पीडीएफ में आप ये कंटेंट पाएंगे, लेकिन अगले 10 मिनट 5-7 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। तो नैनो मटेरियल्स के एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इनमें कई ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप किसी भी नॉर्मल बल्क मटेरियल में नहीं पाएंगे। वो केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसकी वजह से वो बड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने मॉडर्न डे डिस्प्लेज बनते हैं, चाहे वो लैपटॉप का डिस्प्ले बने, मोबाइल फोन का डिस्प्ले बने, जितने भी मॉडर्न डिस्प्लेज होते हैं वो एलईडी पर बेस्ड होते हैं। और एलईडी के भी जनरेशन्स हैं। एलईडी हुआ, फिर ऑर्गेनिक एलईडी हुआ, फिर उसके बाद क्वांटम डॉट वाले एलईडी हुए। और जैसे जैसे एलईडी डिस्प्ले का जनरेशन बदला, एलईडी डिस्प्ले की वाइब्रेंसी बढ़ी कि वो ज़्यादा कलर का अच्छा रिप्रोडक्शन उसने दिया। और इतना ही नहीं किया, बल्कि आप ये भी देखते हैं कि अब डिस्प्ले उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बैटरी को भी नहीं ड्रेन करते जितनी क्वांटिटी में वो पहले करते थे। सो ये सारे डेवलपमेंट क्वांटम डॉट्स के डेवलपमेंट के साथ होता है। यही रीज़न है कि क्वांटम डॉट्स के डेवलपमेंट के लिए नोबेल प्राइज इस बार का दिया गया है। क्वांटम डॉट्स बेसिकली नैनो मटेरियल होते हैं। जब उनको आप लाइट देंगे ना, तो वो अलग अलग कलर का लाइट ग्लो देते हैं। वो एब्जॉर्ब कर लेंगे आपसे ब्लू लाइट वगैरह, लेकिन वो फिर जब रिलीज करेंगे तो वो अलग अलग कलर के लाइट देंगे। क्यों? क्योंकि उनके साइज के बेस पर ये डिपेंड करेगा। अगर बड़ा साइज है तो बड़ी वेवलेंथ की लाइट वो देगा, मिसाल के तौर पे रेड लाइट देगा। छोटा है तो ब्लू लाइट देगा, ठीक है। उससे भी छोटा है तो वायलेट लाइट देगा। तो इस तरह से क्वांटम डॉट्स की साइज के हिसाब से वो लाइट देते हैं। और आपके डिस्प्लेज में तमाम क्वांटम डॉट्स बिछे पड़े होते हैं, नैनो पार्टिकल होते हैं। इसलिए आपका डिस्प्ले, चाहे वो मोबाइल का डिस्प्ले हो या कंप्यूटर का डिस्प्ले हो, वो इतना शार्प इमेज, या टीवी का डिस्प्ले हो, वो इतना शार्प इमेज देता है। उसके बाद नैनो पार्टिकल्स आपके बॉडी में ड्रग डिलीवरी के लिए, मेडिसिन की डिलीवरी के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि नैनो साइज की वजह से वो एग्जैक्टली उस सेल में जाकर के और वो ड्रग को डिलीवर करते हैं। इससे मेडिसिन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, और साथ ही साथ मेडिसिन के साइड इफेक्ट कम होते हैं, क्योंकि मेडिसिन आपके जनरल सिस्टम में ना जाकर डायरेक्टली उन सेल्स में जाती है जहां पे उस मेडिसिन की जरूरत है। बहुत सारे नए नैनो मटेरियल डेवलप किए गए हैं जो कैंसर सेल को टारगेट करती हैं और कैंसर सेल को एलिमिनेट करती हैं। बहुत सारे ऐसे नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप किए गए हैं जो खास तौर पे कैंसर सेल्स को
पहचान करके और कैंसर सेल के अंदर ही वो मेडिसिन को डिलीवर करती हैं, जिसका कि एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि आप किसी और बॉडी पार्ट में उन हार्श मेडिसिन का साइड इफेक्ट आप नहीं देखते हैं। पेंट के साथ नैनो मटेरियल मिलाए जाते हैं कि पेंट स्टेन रेजिस्टेंट हो। आपके कपड़ों में नैनो मटेरियल मिलाए जाते हैं कि कपड़े में रिंकल ना आए, कपड़े पे स्टेन ना गिरे, कपड़ा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपकी रक्षा कर सके। आपके सोलर पैनल में नैनो मटेरियल का यूज होता है ताकि सोलर पैनल ज्यादा बेहतर तरीके से सन की लाइट को कैप्चर कर सके। विंड मिल्स में जो पवन ऊर्जा के लिए होता है, तो विंड मिल्स में लाइट वेट ब्लेड्स बनते हैं कि थोड़ी भी हवा चल रही हो तो वो नाचने लगता है। हेवी में थोड़ी तेज हवा की जरूरत होती है। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के ऐसे नैनो मटेरियल एडिटिव हैं जिससे कि गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है, तो इससे पर किलोमीटर जो एमिशन हो रहा है वो एमिशन कम हो जाती है। लाइट वेट टेनिस रैकेट, लाइट वेट स्पोर्ट्स वेयर, लाइट वेट शूज वगैरह में नैनो कंपोजिट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो नैनो टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। एग्जाम्पल अगर दें तो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं जिसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी डीपली आपके स्किन में जा करके और वो कॉस्मेटिक का आपको फायदा देती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो नैनो मटेरियल को हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बनाती हैं। तो इन दिस लाइट अब आप जब पीडीएफ को देखेंगे तो आपको इससे लेकर के सारे कॉन्सेप्ट जो नैनो एप्लीकेशन है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और मैंने एक अच्छा खासा पैराग्राफ क्वांटम डॉट्स पे ऐड कर दिया है कि अगर उस पे नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी ताजा नोबेल प्राइज मिला है, तो आपके पास सही कंटेंट उस पर भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का चैप्टर अब कंप्लीट होता है। और बस एक ही क्लास का ये मैटर था, कल भी हम बता रहे थे कि एक क्लास में हो जाएगा, तो एक क्लास में ये हो गया। अब कल हमारा टॉपिक्स रहेगा रोबोटिक्स, ठीक है। तो कल की हमारी टॉपिक्स है तो रोबोटिक्स, एंड आई होप कि कल आपके और हमारे बीच दोनों तरफ का संवाद रहेगा। आज हम आपके मैसेजेस को नहीं देख पा रहे थे, आई जस्ट होप कि कल ये नहीं होगा। आप में से शायद कुछ लोग, जैसे कि मुझे एडमिन से सूचना मिली कि कुछ लोग वीडियो नहीं एक्सेस कर पा रहे थे, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे और कल से थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। So goodbye everyone. Take a very good care. Goodbye. I'll see you tomorrow. The topic will be robotics. Goodbye.